हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस। 66th बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एवं भारत अर्थात रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड इंडिया। यह टॉपिक आपके आगामी 66th बीपीएससी मेंस, यूपीपीसीएस मेंस एवं यूपीएससी मेंस सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 10 आसियान देशों और उनके 5 अन्य मुक्त व्यापार साझेदार देशों के बीच रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने 7 वर्षों तक इस समझौते की लंबी वार्ता में शामिल रहने के बाद आखिरी मौके पर इससे अलग रहने का निर्णय लिया था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से अलग रहने के पीछे भारत ने इस समझौते में अपने कई मुद्दों और चिंताओं पर आवश्यकता अनुरूप ध्यान नहीं दिए जाने का बड़ा कारण बताया था। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के अंत में इस टॉपिक से क्वेश्चन जो फॉर्म होना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म होगा आपके बीपीएससी में अगर पूछा जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहें वीडियो को अंत तक। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है क्या। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी अर्थात रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आसियान के 10 सदस्य देशों आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं तथा 5 अन्य देशों लाइक ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यह एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो आसियान के 10 देश प्लस अन्य 5 देश जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड है के द्वारा अपनाया गया है। ये जो आप यहाँ मैप देख रहे हैं, ये वो कंट्री है जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के मेंबर है। इसमें जो आपको ब्लू वाला कंट्री जो दिख रहा है, जो आप ये इसमें देख सकते हैं कि यह जो कंट्री है वो आसियान कंट्रीज है। आसियान कंट्री में टोटल 10 मेंबर हैं। आसियान कहने का अर्थ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। सो ये 10 कंट्री का समूह है जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और फिलीपींस आते हैं। वहीं अगर हम अन्य 5 देशों की बात करें कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में है, वो है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सो ये टोटल 10 + 5 अर्थात 15 देश ऐसे हैं जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में को साइन किया है। इस समझौते पर 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किया गया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप देश की अगर हम बात करें तो ये विश्व की 1/3 आबादी अर्थात 1/3 जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम वैश्विक जीडीपी की बात करें तो 30% हिस्सा ये कंट्री प्रतिनिधित्व करते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की अवधारणा की अगर हम बात किया जाए तो यह इसकी जो अवधारणा नवंबर 2011 में आयोजित 11वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत की गई थी और नवंबर 2012 में कंबोडिया में आयोजित 12वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते की प्रारंभिक वार्ताओं की शुरुआत की गई है। भारत के साथ अन्य 15 देशों द्वारा इस समझौते पर वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किए जाने का अनुमान था, परंतु भारत द्वारा नवंबर 2019 में इस समझौते से स्वयं को अलग करने के निर्णय के बाद अब बाकी 15 देशों द्वारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से खुद को अलग करने के कुछ कारण दिए गए थे और हम उन कारणों पर एक एक कर चर्चा करेंगे। जो अगर हम पहला कारण को अगर हम देखें तो उसमें बोला गया था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के सदस्यों के साथ व्यापार का असंतुलन होना। अर्थात विगत 5-6 वर्षों की अगर हम बात करें तो इस अवधि में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा लगभग दोगुना हो गया था। यह वर्ष 2013-14 के $54 बिलियन से बढ़कर 2018-19 में $105 बिलियन हो गया था, जिसमें केवल अगर हम चीन की बात करें तो केवल चीन के साथ भारत का जो व्यापार घाटा था वो था $53 बिलियन। यहाँ एक पिक्टोरियल फॉर्म हमने जो दिया है जिसमें कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का एक डाटा है जिसमें आपको दिखाया गया है इंडिया ट्रेड बैलेंस विद द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आप इसको देख सकते हैं कि 2018-19 में आसियान देशों के साथ जो हमारा ट्रेड बैलेंस जो घाटा था वो $21.85 बिलियन का था। वहीं चाइना के साथ $53.58 बिलियन था। साउथ कोरिया के साथ हमारा $12.05 बिलियन था और जापान के साथ हमारा $7.91 बिलियन था।
सो ये डाटा आपको दिया गया है, इस डाटा को आप मगअप कर लें। यू कैन राइट इट डायरेक्टली टू योर मेन सेशन। अगर हम दूसरी बिंदु पर बात करें तो दूसरा बिंदु जो है वो कंसर्न है हमारा, वो ये था भू राजनीतिक विचार। भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंतर्गत उल्लेखित निवेश खंड से मोस्ट फेवर्ड नेशन अर्थात एमएफएन वाध्यता को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि भारत विशेष रूप से उन देशों को यह दर्जा प्रदान नहीं करना चाहता था जिसके साथ सीमा विवाद है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो स्पेशली चीन के बारे में भारत का कंसर्न था। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो सुरक्षा संबंधी विचार था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत घनिष्ठ आर्थिक संबंध चीन के आर्थिक और राजनीतिक दबाव के प्रति क्षेत्र के देशों और भी अधिक सुविधा बना सकते हैं। साथ ही यह दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के सुरक्षा के हितों को प्रभावित कर सकता है। चौथा पॉइंट है घरेलू उद्योगों के लिए प्राप्त सुरक्षा का अभाव का होना। उत्पत्ति के नियम अर्थात रूल्स ऑफ ऑरिजिन को सख्त बनाने और जब आयात के एक निश्चित सीमा को पार कर जाए तो प्रशुल्क अर्थात टैरिफ लगाने के लिए एक ऑटो सक्रिय तंत्र की स्थापना संबंधी भारत के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। इसमें यह है कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन की अगर हम बात करें तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन में यह होता है कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन में यू हैव टू शो दैट द जो भी गुड्स है अर्थात प्रोडक्ट्स है वो आपको दिखाने हैं कि किस कंट्री से ये ऑरिजिन हो रहा है, अर्थात ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वो किस कंट्री का हुआ है। तो भारत को यह था कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन को नियम को सख्त किया जाए और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, आयात का एक ऐसा मैकेनिज्म तय किया जाए जिसमें टैरिफ अर्थात टैरिफ लगाने के लिए एक ऑटो सक्रिय तंत्र की स्थापना होना चाहिए, जिसको कि स्वीकार नहीं किया गया था। उपयुक्त व्यवस्था के अभाव में भारत आवश्यकता पड़ने पर प्रशुल्क अर्थात टैरिफ को बढ़ाने में असक्षम हो जाता। कहने का अर्थ है कि भारत अगर इसमें शामिल हो जाता और ये व्यवस्था नहीं हो जाती तो भारत अलग से टैरिफ नहीं लगा सकता था। इसके अतिरिक्त मजबूत सुरक्षा उपायों की कमी और उत्पत्ति के नियम का उल्लंघन कर उत्पादों का मार्ग बदलकर उन्हें कम प्रशुल्क वाले देशों से भारत में भेजे अर्थात निर्यात किए जाने से भारतीय बाजारों में विदेशी उत्पादों की डंपिंग को बढ़ावा मिलता। इससे घरेलू उद्योग का विकास प्रभावित हो सकता था, क्योंकि यह उत्पाद सब्सिडीकृत होते हैं और अनुचित उत्पादन लाभ वाले देश से लाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो मार्ग से आना चाहिए अर्थात अगर इंडिया और चाइना के बीच अगर हम ट्रेड की बात करें तो कुछ अगर रूल्स ऑफ ऑरिजिन नहीं होता तो क्या होता कि ये कंट्री कोई गुड्स है वो किसी दूसरे कंट्री को होते हुए इंडिया में डंप किए जाते। इससे इंडिया एक डंपिंग प्लेस बन जाता, अर्थात एक अनदर कंट्री के लिए लाइक चाइना जैसे देश के लिए उसके लिए एक डंपिंग लोकेशन बन जाता। पांचवी मुद्दे की अगर हम बात करें तो स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव पर की अगर बात करें तो कृषि, डेयरी और इस्पात, प्लास्टिक, तांबा, कागज, एल्युमिनियम, मशीन उपकरण, ऑटोमोबाइल सहित कई क्षेत्रों के संदर्भ में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर यह कहते हुए गंभीर आशंका व्यक्त की गई थी कि सस्ती विदेशी वस्तुओं का प्रभुत्व क्षेत्रकों के व्यवसाय को अमीर काफी ही निरुत्साहित करेगा। अर्थात ये सारे सेक्टर्स ऐसे थे कि जिसमें अगर कोई वस्तु सस्ती अगर इंपोर्ट किया जाता है बाहरी देशों से तो यहाँ से लोकल जो मार्केट है उसको काफी ही क्षति होगा और लोकल मार्केट जो है काफी ही निरुत्साहित होगा। अन्य पॉइंट की हम बात करें तो भारत के व्यापार संतुलन पर पहले से मुक्त व्यापार समझौते का प्रभाव आशाजनक नहीं रहा है। अर्थात इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अन्य देशों के साथ है उसका एक्सपीरियंस इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा है। बाजार पहुंच अर्थात मार्केट रिचनेस और गैर प्रशुल्क अर्थात नॉन टैरिफ बाधाओं पर विश्वसनीय आश्वासनों का अभाव का होना। भारत के पहले से ही आसियान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से अलग होने पर जो प्रभाव होगा भारत पर वो क्या क्या हो सकता है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से अलग होने के निर्णय के साथ भारत ने क्षेत्र के बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का एक मौका खो दिया है। अर्थात अगर हम बात करें इन शॉर्ट तो अगर भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होता तो भारत को एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता, जो कि एक अवसर इस अवसर को भारत ने खो दिया है इसमें शामिल नहीं होकर। दूसरा, भारत के इस निर्णय के बाद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सदस्यों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के प्रभावित होने की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि इस समूह में शामिल अधिकांश देश रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर अपने व्यापार की मजबूती करने के अधिक प्राथमिकता देंगे। अर्थात हम बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को जो प्रभावित होने की आशंका है
भारत के न शामिल होने से इसमें थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी भारत को। अर्थात इस समूह में जो लोग हैं वो ये कोशिश करेंगे कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत जो बातें की गई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, उसी के तहत ट्रेड किया जाए। ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा भारत को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल करने के कई असफल प्रयासों से इस बात की भी चिंता बढ़ी हुई है कि भारत का निर्णय हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी को प्रभावित कर सकता है। हमारे पड़ोसी देशों द्वारा भारत पर महत्वपूर्ण निर्णयों और योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी का आरोप लगाया जाता रहा है। हाल ही के वर्षों में भारत द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर विशेष बल देने के बावजूद रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर रहने का निर्णय तर्कसंगत नहीं लगता है। अब हम देख लेते हैं कि भारत के रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने की जो संभावित लाभ मिलती भारत के, वो क्या क्या हो सकती थी। वर्तमान समय में जब कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई अनिश्चितता अर्थात अनसर्टेनिटी के बीच यह समझौता अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, क्योंकि भारत को एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता और इसमें भारत अपने मार्केट को रेगुलेट कर सकता था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, समावेशी विकास, रोजगार के अवसरों के विकास और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने में भी सहायक हो सकता है। हालांकि इस समझौते में शामिल अन्य देशों जैसे फिलीपींस, वियतनाम भी चीन के साथ राजनीतिक विवाद के अतिरिक्त द्विपक्षीय व्यापार में बड़े व्यापारिक घाटे का सामना कर रहे हैं, परंतु इन देशों ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इस समझौते में बने रहने का निर्णय लिया है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शुरुआत से ही शामिल होकर भारत समूह के महत्वपूर्ण नियमों के निर्धारण की निगरानी और उनमें संशोधन हेतु आवश्यक हस्तक्षेप कर सकता था। अगर वहीं आगे की राह, अगर वे अहेड की हम बात करें तो क्या हो सकती है आगे की राह। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से अलग बने रहने की स्थिति में यदि आने वाले दिनों में भी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप द्वारा भारत की चिंताओं को दूर नहीं किया जाता है और भारत इस समझौते में शामिल नहीं होता है, तो इस स्थिति में भारत को एशिया के प्रमुख देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर कार्य करना होगा, जिससे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से अलग रहने के कारण होने वाले किसी भी व्यावसायिक नुकसान से बचा जा सके। अर्थात अगर भारत नहीं शामिल होता है और इसी तरह भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से अलग रहता है, तो भारत के लिए जो चिंता वाली बात यह है कि भारत को अब मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर फोकस करना होगा, सो दैट यहां से उत्पन्न होने वाले घाटा को वहां क्षतिपूर्ति किया जा सके। साथ ही भारत को मुक्त व्यापार समझौते में शामिल देशों के साथ व्यापार घाटे की शीघ्र ही कम करने के लिए निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। इन देशों के अधिकारियों और आर्थिक क्षेत्र प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के माध्यम से टैरिफ गुणवत्ता तथा अन्य समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। भारत को अपने निर्यात में विविधता पर भी विशेष जोर देना होगा। साथ ही विश्व के उन उभरते बाजारों में भी निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जहां भारतीय उत्पाद की पहुंच अभी भी सीमित है। भारत द्वारा यूरोप संघ और अर्थात यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के साथ बिम्स्टेक जैसे समूहों के माध्यम से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अर्थात ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तब इस स्थिति में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर भारत रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ज्वाइन नहीं करता है तो भारत को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि जो ट्रेड डेफिसिट हो उसको कम किया जा सके। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वर्तमान समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इस चुनौती से बाहर निकलने का एक मजबूत विकल्प प्रदान करता है। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के बड़े उत्पादकों को भारत बाजार में पहुंच की खुली छूट देना कुछ स्थानीय उद्योगों के लिए एक बड़ी चुनौती का कारण बन सकता है, परंतु 21वीं सदी के वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए इस संरक्षणवादी नीति को लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता है। अगर हम बात करें इन शॉर्ट तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने मार्केट को प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। 21वीं सदी में जहां पूरा दुनिया हम ग्लोबल पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, उस स्थिति में आप क्लोज इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। ऐसे में सरकार को स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हुए विकास के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर लक्षित योजनाओं, निवेश नीति में सुधार आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान देना होगा। इस पॉइंट्स को, इस इनपुट्स को आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करिएगा।